नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे भारत पाक के युद्ध विराम को लेकर के। 22 अप्रैल 2025 आतंकियों ने पहलगाम में 26 मासूमों को मार डाला, जिसके बदले में भारत ने कार्रवाई की और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा। मगर अचानक 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस डिबेट में। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से अजय शाह और सीपीआई से संतोष रजक जी, जो कि पूर्व कांके विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे अजय शाह जी से। अजय शाह जी, ये सीज फायर पर आपको क्या कहना है? देखिए, पहलगाम में जो अभिषेक जी घटना हुई थी, पहलगाम घटना के बाद में पूरे के पूरे देश में गुबाल था, चारों तरफ गुस्सा था, क्रोध था। उसके तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कई सारे जैसा कि हम देख रहे, सेना ने कहा है कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है। लेकिन आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला दिन था, उसके बाद सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शब्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेना ने कहा कि हमारा जो अटैक है बिल्कुल एक प्रिसाइज अटैक है, कंट्रोल अटैक है, मेजर अटैक है और नॉन एस्केलेटरी है। यानी कुल मिलाकर के सेना ने इस बात को साफ कर दिया था कि हमारा जो टारगेट है वो ना तो सिविलियंस है, ना पाकिस्तान जो है उसका मिलिट्री कोई टारगेट हमारा है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकी है। और उसी के तहत जो है 9 आतंकी कैंप्स को उड़ाया गया था, उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया था। और ये इस अटैक में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एलओसी के लगभग 30-40 किलोमीटर अंदर तक भी जो आतंकी छिपे हुए थे उनको भी जो है मार गिराया गया। तो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हुए, तो उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया और कई गुना ज़्यादा उनको जवाब दिया। उनके 11 एयर बेस के कैंप्स उनको उड़ाए गए, 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया, 50 से ज़्यादा जवान जो उनके पाकिस्तान के मारे गए। कुल मिलाकर के उसके बाद में फिर जो पाकिस्तान के डीजीएमओ है, डीजीएमओ की तरफ से हमारे डीजीएमओ को एक रिक्वेस्ट आता है कि इसको जो है वॉर को स्टॉप किया जाए, उसके बाद में विचार किया जाता है और उसके बाद सीज फायर को किया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में चाहूँगा सर, हाँ, एक चीज़ है कि ये सीज फायर हुआ, तो 2 सवाल है मेरे इससे लेकर के आपको, कि आपको क्या लगता है कि जो मूवमेंट था देश का, इस मूवमेंट में सीज फायर, क्या देश की जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है हंसते हंसते? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होते हैं या फिर किसी तरह का फ्रिक्शन होता है, एस्केलेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कि जो वर्ल्ड के हमारे जो टॉप कंट्रीज है वहाँ पर इंटरफेयर का मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी दिखाते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है, फिर हमारे इस पर क्या कहना है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर जिस समय हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन जो है भारत सरकार की तरफ से जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, उसमें पाकिस्तान को छोड़ करके, पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान और एक और कंट्री को छोड़कर 13 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भारत सरकार ने बुलाया था और उनको ब्रीफिंग दी कि हम जो किस तरह के एक्शन ले रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो क्या है। और यहाँ तक तो इसलिए ये बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो है अपना अपना ओपिनियन देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में इस तरह का फ्रिक्शन नहीं हो। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो इसमें मैं 2 चीज़ को ऐड करूँगा। हमारे सामने में 2 वर्जन आए हैं। पहला वर्जन ये है कि जो सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई है, उसमें सेना के ऑफिसर ने इस बात को बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ को फ़ोन किया और कहा कि भाई हम जो है ठीक, हम इसको अब रोकना चाहते हैं। उसका विचार किया गया और रोका गया। और दूसरा एक नैरेटिव आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रोका। तो हम तो दोनों के जो वर्जन आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने रोका या फिर हमारी सेना ने वहाँ की सेना से बात करके रोका, तो हम तो हमारी सेना की बात को मान रहे हैं। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने रोकूंगा सर आपको, हाँ, कि जब बात डोनाल्ड ट्रंप की आ रही है, आप सेना की बात मान रहे हैं, आप सेना की बात मान रहे हैं, हमें भी मालूम है कि हमारी सेना कैसी है, उसका शौर्य क्या है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पेशकश की थी कि मैं कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहता हूँ। बिल्कुल। उन्हें 2 टूक जवाब मिला था कि ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, है ना, भारत किसी दूसरे पक्ष की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है इसमें। बिल्कुल। इस वक्त, और अब तक तो काफी टाइम बीत चुका है ना, 48 घंटे से ज्यादा होने को आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बयान विदेश मंत्रालय या किसी भी बड़े नेता, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, किसी की तरफ से भी, या प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री ने भी एक बार भी नाम नहीं लिया, तो ये अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया जाए कि ये भाई ये 2 देशों का मुद्दा है, इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते, या फिर ऐसा चाह रही है सरकार कि अमेरिका इंटरफेरेंस करे।
देखिए, इसके पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर ये कहा था कि कश्मीर को लेकर के मेडिएशन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि कश्मीर को लेकर के मेडिएट किया जाए। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो उसके बाद किया गया, यानी कि हमने अपने एक्शन से इस बात को साबित किया कि अमेरिका हो या कोई भी हो, हमारी जब बात आएगी, कश्मीर की बात आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, नेशन फर्स्ट की बात आएगी, तो हम जो है अमेरिका की बात या किसी की बात नहीं सुनेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप के बयान के बाद में क्या स्टेटमेंट आना चाहिए, तो ट्रंप के बयान के आने के बाद में सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आता है, हमने उस पर विचार किया, उसके बाद हमने इसमें विराम लगाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का कल जो क्रेडिबल स्टेटमेंट जो आया है वो एकदम बैलेंस स्टेटमेंट है, और नरेंद्र मोदी जी इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि अब जो है ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। क्या न्यू नॉर्मल है कि हमने जब हमारे ऊपर में पहलगाम में अटैक हुआ था तो हमने जो रिटेलिएशन किया है, रिटेलिएशन में हमने उनके जो इतना जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये अब न्यू नॉर्मल है, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को भी हम जो नहीं सहेंगे। तो मुझे लगता है इतना क्लियर मैसेज, इतना टफ मैसेज कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम नहीं सहेंगे, हमने रिटेलिएट किया और ये एक न्यू नॉर्मल है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक संदेश है। और कल भी मैं एक डिबेट में गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि इंडिया एक एस्पायर करता है अपने आप को ग्लोबल पावर बनाने में, ग्लोबल सुपर पावर बनाना चाहता है, इंडिया के अरमान है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप में भी हुआ है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेकर के किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को तू में शोभा नहीं देता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल एक ठोस स्टेटमेंट है, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि यूएस हुआ कोई भी, अगर हम पे कोई आक्रमण होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये हमारे देश के लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। अब संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष जी, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो जोश था भारतीयों में, जो सेना के अलावा भी जो देश में जो माहौल था, और उसके बाद अचानक से सीज फायर होने, तो इसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं बताऊंगा कि भारत जो है वो युद्ध की ओर नहीं, बुद्ध की ओर जाता है, वो शांति का देश है। भारत कभी नहीं चाहता, भारत की आधारशिला ही रखा गया है शांति के लिए। आपको ज्ञात होगा कि जैसे ही आज़ादी हुई थी और आज़ादी के ठीक पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत को कई देशों ने ऑफ़र किया था, रसिया की तरफ से कि संयुक्त अमेरिका की तरफ से भी कई देशों ने, कि दोनों में से किसी एक गुट में, भारत ने गुट निरपेक्षता की ओर चला। और जितने भी युद्ध हुए हैं, भारत ने कभी भी अपने संप्रभुता के साथ किसी को भी समझौता करने का मौका नहीं दिया, ये इतिहास गवाह है। संप्रभुता भारत का जो है वो भारत की अपनी एक इच्छा शक्ति है, अपनी एक मजबूती है कि भारत कभी भी किसी देश को अपने अंदर उनकी जो भी योजना होती है या जो भी वो लड़ाइयाँ लड़ती है या जो भी समाधान निकालती है, भारत ही करता है। भारत के अलावा कोई दूसरा देश उसमें नहीं संभाल। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे देश के जैसे ही सीज फायर होने वाला है और हमारे देश के डीजीएमओ के द्वारा ये अनाउंसमेंट करने जाया ही जा रहा था कि ठीक उसके कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये ट्वीट आता है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता हो चुकी है। तो भारत के जितने भी नागरिक हैं तुरंत वो अफसोस जाहिर करे कि अचानक जैसे ही हमारे पीओके आने वाली थी, क्योंकि पूरा भारत ये चाह रहा था कि इस बार पीओके हमारा हो, पूरा भारत का जो एक सपना, हर एक नागरिक का एक सपना था, वो अचानक वो सपना टूट गया। लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ ये लगे भारतीय नागरिकों को कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट ना दिया जाना, भारत के मंत्रियों के द्वारा स्टेटमेंट ना दिया जाना, उससे जस्ट पहले आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे संप्रभुता के खिलाफ है। फिर दूसरा बात, एक और बात आई कल के शायद स्टेटमेंट में उनके द्वारा दिया गया कि भारत को उन्होंने आर्थिक रूप से धमकी दिया गया कि अगर आप इस स्ट्राइक को नहीं रोकिएगा और इस तरह से नहीं समझौता कीजिएगा तो आर्थिक रूप से नाकेबंदी की जाएगी या आर्थिक रूप से आपके साथ किसी प्रकार की डील नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं भारत को उपेक्षित करने का, क्योंकि भारत आज के डेट में शक्तिमान अपने आप में ये दर्शाया जा रहा है कि भारत विकासशील देश नहीं विकसित देश की ओर बढ़ चुका है। आपको लगता है कि अमेरिका की कोई भूमिका रही है इस सीज़फायर में? अमेरिका की भूमिका रही हो या ना रही हो, क्योंकि भारत ग्लोबल दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये अनाउंसमेंट भारत की तरफ से होता पहले और अमेरिका उसके बाद प्रतिक्रिया करती तो ये हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन ये अनाउंसमेंट अमेरिका के पहले से होता है, भारत के बाद से होता है, तो इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे संप्रभुता के साथ खिलवाड़ अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। सर, आपसे एक सवाल है, ये है कि ये जो सीज़ फायर जब हुआ तब एक नाम जो है वो काफ़ी ट्रेंड करने लगा, वो थी इंदिरा गांधी।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम काफ़ी टॉल करने लगा। तो 71 की लड़ाई की बात करूं और मैं अभी की बात करूं तो क्या मतलब उसमें क्या अंतर आप देखते हैं कि उस वक्त उन्होंने एक अमेरिकी राष्ट्रपति से किस तरह से निपटा और अभी जो हो रहा है, तो उन दोनों को जोड़ करके कुछ बताएं। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे देश में आज तक जितने भी वॉर्स हुए, चाहे 62 की बात करें, 65 की बात करें, 71 की बात करें, कारगिल की बात करें, सारे वॉर के अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है और सारे वॉर का बिल्कुल एक एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी अलग है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का कल जब स्टेटमेंट आया है तो उस स्टेटमेंट को अगर हमने देखा होगा तो उस स्पीच में वो साफ साफ कह रहे, बहुत ही बैलेंस स्पीच था और उन्होंने ये कहा कि आज के पहले जब भी भारत की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई है तो भारत ने इसमें अपना शौर्य दिखाया, सेना ने अपना शौर्य दिखाया और हमने जीत जो है हासिल की है। यानी कभी भी उन्होंने जो है पिछले किसी भी प्रधानमंत्री को डिमीन करने की कोशिश जो है वो नहीं की। देखिए, अगर आप अमेरिका के इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो आप इंदिरा गांधी से अच्छा एग्जांपल जो है अटल बिहारी वाजपेयी का देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरण में ब्लास्ट किया था तो उस समय एक तरह से अमेरिका ने पूरे के पूरे देश का जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था और उसके बाद भी वाजपेयी जी टिके रहे, अमेरिका के सामने झुके नहीं। उसके बाद में 2008 में जाकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो उस समय जो इंडो यूएस एक न्यूक्लियर सिविल डील साइन हुआ था, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होने चालू हुई है। मैं यहाँ पर भी इसी बात को कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ इस बात को कहा है कि हम किसी का इंटरफेरेंस के, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहेंगे। और देखिए, ट्रंप की जहाँ तक बात है, जो कि सारी की सारी कंट्रोवर्सी जैसे कि हमारे मित्र ने भी ट्रंप के बारे में कहा, तो देखिए सीधी सी बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कहते हैं कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो बाईपोलर वर्ल्ड बन गया था, एक तरफ यूएसए और एक तरफ दूसरी तरफ यूएसएसआर है। उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो फिर वर्ल्ड जो है कहते हैं कि यूनिपोलर बन गया, नहीं अमेरिका जो है वो एक छत्र जो है मालिक बन गया। लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें एक डिबेट चालू है कि अमेरिका जो यूनिपोलर नहीं रहा, जो उसकी साख थी वो नहीं रही, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम घूम रहे हैं जिसमें कि इंडिया है, चाइना है, रशिया है, बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे पोल्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में आए हैं तो अमेरिका में उनका जो नारा है यूएस फर्स्ट, और वो बार बार यही कहते हैं कि हम अमेरिका को उसी रिवाइवल सिचुएशन में ले जाएंगे, यानी कि इसको नंबर 1 बनाना है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक हैबिट है, वो हैबिचुअल है कि इस तरह के स्टेटमेंट देना, कभी भी नोटोरियस बयानबाजी करना, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल उठाइए, आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एग्जाम्पल उठाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो कि इस तरह से काफी अलग लगता है कि कुछ मतलब, और कई सारे देश उसका खंडन भी करते हैं कि बयान देते हैं लेकिन उनको जवाब भी मिलना चाहिए। खैर वो उससे हटते हैं कि ये बात काफी हो गई। अमेरिका चाहते तो इस फंडिंग को और इस लोन को रोक सकती थी यदि वो भारत के हित में था, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वो पैसा का यूज पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद उन्हें फंडिंग हुई, इसमें भारत ने कड़ा विरोध जताया। अब भारत के संपूर्ण रिलेशन को लेकर के सवाल है, भारत ने कड़ा विरोध जताया कि इसमें भारत से अच्छे संबंध फिलहाल बताए जा रहे हैं अमेरिका के, और चीन से अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं पाकिस्तान के, बावजूद इसके कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया इतने दबाव के बाद। नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब से पाकिस्तान बना है 1948 के बाद से लेकर के अब तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को 25 बार लोन दिया है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, पाकिस्तान को जो युद्ध के समय जो लोन मिला है वो आपको 1.4 बिलियन का लोन मिला, डॉलर का मिला है, और पाकिस्तान के पास जो सैंक्शन अमाउंट था आईएमएफ का वो 2.4 बिलियन डॉलर का था, जिसमें कि 1 बिलियन डॉलर उसको सितंबर 2024 में मिल गया। यानी जो उसको रेस्ट ऑफ द पेमेंट मिला है 1.4 बिलियन डॉलर का, उसको सिर्फ पुराना जो सैंक्शन ऑलरेडी था उसका उसको मिला है। पहली बात नहीं, वो उसको मिलना ही है। आईएमएफ का ये स्टेटमेंट आया है, जो आईएमएफ का स्टेटमेंट आया कि चूंकि ये लोन पहले से सैंक्शन था, जो सैंक्शन का पार्ट अमाउंट था वो हमने दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो वोटिंग की बात है, जब आईएमएफ में किसी कंट्री को जब लोन देने की बात होती है तो इसमें जो वोटिंग होता है, उस वोटिंग में सिर्फ 2 ही वोट होते हैं, 3 वोट नहीं होता है। पहला वोट है या तो आप इससे एग्री कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठिए, अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एब्सेंट हो जाना है। नो का वोटिंग भी वहाँ पर नहीं है। तो जब भी वोटिंग इस सितंबर में जब हुआ था तो उस समय इंडिया ने वहाँ से इंडिया एब्सेंट हुआ, और इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम में इस बात को रखा कि भाई पाकिस्तान को जो आईएमएफ लोन देता है, ये लोन कहीं ना कहीं टेररिज्म के लिए यूज़ हो रहा है। तो इंडिया ने अपने पार्ट में जो उसको करना है, क्या देखिए यूएस की पॉलिटिक्स ही आज की पॉलिटिक्स है नहीं। यूएस हमेशा चाहता है, यूएस तो आप
थोड़ी देर के लिए इंडिया को हटा दीजिए, तो एक ऐसा भी वक्त था जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यूएस ने गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट जैसा टर्म भी निकाल दिया था कि हम भाई गुड टेररिस्ट के साथ है, बैड टेररिस्ट के साथ हम नहीं है। तो यूएस की पॉलिटिक्स में हम जाएंगे तो हम तो रियलिस्ट पॉलिटिक्स में बिलीव कर रहे हैं। अगर यूएस में अंधे तरीके से भी विश्वास करना वो भी हमारे लिए गलत है। हम तो प्रैग्मेटिक रूप में जा रहे हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए रशिया, यूएस कभी नहीं चाहता कि इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन हम रशिया के साथ भी एक अच्छा बैलेंस करके चल रहे हैं। यूएस कभी नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया के साथ में इंडिया कुछ भी करे, लेकिन वहाँ भी हम थोड़ा बहुत बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये तो इंडिया का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एक बैलेंस का है। जैसा कि हमारे मित्र ने नाम का जिक्र किया, तो नाम के समय से ही हम इस बैलेंस में हम चल रहे हैं। जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और ठीक है, ये भी साबित हो गया कि यूएस पे ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट करना इंडिया के लिए सही नहीं। और इंडिया को, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिया को रशिया की तरफ जो इंडिया की शिफ्टिंग है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल 14 के बाद ये नया मूव आया था अमेरिका की तरफ के। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 22 अप्रैल पुलवामा होता है, उसके 13 दिन के बाद भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। तो पहलगाम, हाँ माफ कीजिएगा, पहलगाम होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करती है। तब से लेकर अब तक आपको क्या मतलब कोई नीति या कुछ एज अ विपक्ष आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो भारत में जब भी किसी प्रकार के विदेशी आक्रमण होती है या आतंकवादी आक्रमण होती है, तो भारत का ये इतिहास रहा है, कोई भी सत्ता पे हो, सभी भारत के सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के भारत की अखंडता, एकता और उसके संप्रभुता के लिए एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लिए भारत प्रथम है, देश प्रथम है, देश के नागरिक प्रथम है, उसके बाद राजनीति है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे राजनीतिक दल ने, भारत में जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, सभी ने भारत सरकार का समर्थन दिया था। भारत सरकार को ये आश्वासन दिया था कि आप जो भी स्टेप उठाएंगे हम आपके साथ हैं। और इसकी अध्यक्षता माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने की थी सर्वदलीय बैठक में। तो मेरा ये कहना है कि 13 दिनों की जो ये कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में भारत का हर एक नागरिक इस बार चाहता था कि इस बार पाकिस्तान का ये चोरी छिपे वाला, ये गुंडागर्दी या चोरी छिपे वाला, ये तुच्चा हरकत वाला जो बातें थी वो नहीं होनी चाहिए थे। इस बार समाप्ति कर दिया जाए, पीओके को अपने पास ले लिया जाए। और इसके लिए हर एक प्रत्येक नागरिक ये इच्छुक था कि इस बार खत्म कर दिया जाए, क्योंकि फुंसी एक फोड़ा हो चुका था, उसका ऑपरेशन जरूरी था। लेकिन इसे निराशाजनक तहत से देखते हुए कहा जाए, अचानक ये सीज फायर हो जाना, चूंकि हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, कूटनीति एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कब तक हिंदुस्तान सहेगा, कब तक श्रीनगर के लोग सहेगा, कब तक जम्मू कश्मीर के लोग सहेंगे? इसका कभी ना कभी तो अंत होना चाहिए। क्या सही बात है, इसका कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए। अब इससे अलग हट के बात करते हैं। अजय शाह जी, तिरंगा यात्रा अब आप निकालेंगे, तो मतलब बिहार चुनाव भी है, तो उसको कैसे देखा जाए? देखिए, तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालने का प्रोग्राम हमारा ये सीज फायर अनाउंसमेंट के पहले ही सही था। ठीक है, उसमें भी हमने ये कहा था कि हम जब तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो उस पूरे तिरंगा यात्रा में आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। तिरंगा यात्रा में बीजेपी का कोई भी झंडा जो है, पोस्टर नहीं लगना है। तिरंगा यात्रा में केवल तिरंगा होना है, और हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो रहे ही रहे, और साथ ही साथ जो आम व्यक्ति है, इवन अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उसमें आना चाहते हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, शिक्षक हो, आम जन हो, व्यापारी हो, इन सबको ला करके एक धन्यवाद जो है आर्मी को हमें देना है। और ये सीज फायर के पहले भी अनाउंस था कि हमें ऐसा कार्यक्रम करना, लेकिन सीज फायर के बाद चली चीज़ें थोड़ी बदल गई, लेकिन अभी भी वो प्रोग्राम वहीं का वहीं रहा कि हम इसमें जो है आभार व्यक्त करेंगे। पहले था कि हम जो सेना को एक बल देंगे, अब सेना को आभार व्यक्त करेंगे कि देखिए, कहीं ना कहीं जब भी कोई सेना लड़ाई लड़ती है तो सेना के लिए मोराल, कंट्री का मोराल बहुत हाई, मतलब उसको एक बहुत अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है कि जब देश की जनता साथ में खड़ी है। तो यही भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो हमारी यही जो है कोशिश है, और उसी को हम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो होने वाला है मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, यहाँ और भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर हमें ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी कहीं नहीं रहने वाला है, देश का झंडा रहेगा, तो ये अच्छा कदम। कैसे देख रहे हैं तिरंगा यात्रा को? जैसे इनके द्वारा कहा गया कि तिरंगा यात्रा सैनिकों को एक तरह का जो उनके द्वारा उपलब्धि की गई है, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के रूप में है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो सैनिक कार्यरत हैं वो तो प्रोटोकॉल के तहत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक जितने भी हैं उनमें एक गजब का रोष था। आपने भी देखा होगा, कई जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स से कई ने ये कहा था कि अचानक ये सीज फायर क्यों, सीज फायर नहीं होना चाहिए। हमारे कई मासूम बच्चे, कई बॉर्डर में रहने वाले कई लोग, कई हमारे 3-3, 4-4 ऐसे सैनिक
शहीद हो गए। मेरा ये कहना है कि इस बार ये आधा अधूरा लड़ाई था, इस लड़ाई को पूरी करनी चाहिए थी सरकार को, क्योंकि सेना भी चाहते हैं और हमारी भारतीय सेना सक्षम थी। हमारी सेना और पाकिस्तान की सेना में ये अंतर है कि हमारी सेना एक डिसिप्लिनरी सेना है, वो भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार के अंतर्गत है। लेकिन पाकिस्तान की सेना में ये है कि वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर है, पाकिस्तान की सरकार के कभी कभी खिलाफ भी हो जाती है। इसका उदाहरण है, तो हमारी सेना के पास ये सक्षमता थी कि वो भारत के क्या विश्व के किसी भी सेना के साथ लड़ सकती है और उसमें जीत हासिल कर सकती है। तो भारत की सेना को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए था और इस बार पीओके ले लेना चाहिए था। और जब पीओके आ जाता तो पूरा का पूरा भारत के जितने भी रिटायर्ड सैनिक हो, वर्तमान जो सैनिक नहीं भी हो, आम सिविलियन हो, वो सारे के सारे तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जाएगा कि पाकिस्तान को हमने ये कहा है कि अब गोली का जवाब गोला से देंगे, ये आखिरी वार्निंग है, ऐसा ही समझा जाए। आज पीएम मोदी ने भी काफ़ी अच्छी भाषण दिया और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और सैनिकों का भी हौसला बढ़ाया। आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कार्रवाई अब नहीं होगी? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के 2 कंपोनेंट है अभिषेक जी। पहला तो मिलिट्री कंपोनेंट जिसमें एक सीज फायर अनाउंस हुआ है, लेकिन उसका एक नॉन मिलिट्री कंपोनेंट भी है। नॉन मिलिट्री कंपोनेंट में जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा, नॉन मिलिट्री कंपोनेंट में सबसे बड़ा तो हम उनके इकोनॉमिक असॉल्ट करने पाकिस्तान पे जा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर पाकिस्तान की 90% इकोनॉमी उस पर निर्भर करती है, तो हम उसमें पहला असॉल्ट करेंगे। दूसरा, सार्क माइनस पाकिस्तान का जो सपना है, पूरे के पूरे सार्क कंट्रीज़ में पाकिस्तान को माइनस करके एक इंटरनेशनल फोरम बनाया जाए, उसको काफ़ी हद तक सक्सेस किया भी है। बिम्स्टेक जैसे फोरम के थ्रू उसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, वो यही रहा है कि बार बार पाकिस्तान ने सीज फायर भी तोड़ा है, बार बार पाकिस्तान ने शांति समझौता भी तोड़ा है। और वही जो शब्द एक नरेंद्र मोदी जी ने यूज़ किया था, न्यू नॉर्मल का मतलब ही हो गया कि अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो अटैक किया है, जो काउंटर हमने जवाब दिया है, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें थॉट प्रोसेस नहीं रह गया कि इंडिया क्या कार्रवाई करेगा, क्या एक्शन लेगा। ये बिल्कुल एक बात साफ हो गई कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी हरकतें करता है, तो जवाब तुरंत दिया जाएगा। इसमें अब सोचने समझने का कोई स्कोप नहीं है। वो बिल्कुल अब एक, और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी हम नहीं कर सकता, ये हमारा स्टैंड है। 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और 30 से ज़्यादा प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने देखे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। सेना का दबाव क्या है, सेना किस तरह से तख्ता पलट करती है वहाँ, ये हम सब जानते हैं। और अब जो हरकतें सामने आ रही हैं वो हमास स्टाइल की हरकतें हैं जो पाकिस्तान जो कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें कि अब जो हमारा तरीका होगा तो वो कुछ और ही होगा, गोली का जवाब गोला से देंगे, तो समझा ये यूँ जाना चाहिए कि हमास के लिए भारत को इजराइल वाली नीति अपनानी पड़ेगी कि तुम्हें तो मारूंगा ही, तुम्हारे दोस्तों को भी मारूंगा, और हर वो इंसान जो तुम्हें फंड करता है या तुमसे जुड़ा हुआ है, वो सारा इंसान मेरा दुश्मन है। तो फिलहाल इतना ही सीज फायर को लेकर के आज हमने चर्चा की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।